हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो साउंड एंड वीडियो क्लियर है? आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वो ईएमआई को लेके ही था, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। और ईएमआई को जब इंट्रोड्यूस मैंने किया, मैंने कहा था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगला चैप्टर यानी एसी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं उसके लिए एक बेस बिल्ड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईएमआई और एसी से कहीं ना कहीं आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे मैं जेई की बात करूं चाहे नीट की। अगर मैं प्रीवियस 5 इयर्स और 7 इयर्स की मैं बात करूं तो हर बार आपको ईएमआई और एसी में से एक एक दो दो क्वेश्चंस देखने को मिले, है ना। 2017 एंड 18 में शायद मुझे लगता है कि क्वेश्चंस नहीं आए थे, एसी से नहीं आए थे, बट हमेशा एसी और ईएमआई से क्वेश्चंस देखने को मिले। इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लास को रिकैप करेंगे, प्रीवियस जो मैंने आपसे डिस्कस किया उसको रिकैप करेंगे, उसके बाद आज क्या मैं डिस्कस करने वाला हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। रिकैप, मैंने बोला ना कि हम हमेशा ये बात ध्यान रखते हैं कि यार आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस क्लास हम क्या किस टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, क्या क्या बातें हमने की, है ना। दूसरा, आज जो नया टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, नई बातें मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। मैंने बोला बातें इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि वो इंटररिलेटेड बातें होंगी, प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेट कर रही हैं, अलग नहीं है, प्रीवियस लेक्चर से रिलेट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पे टॉपिक बिल्ड होता हुआ नजर आएगा, है ना। टाइप्स ऑफ ईएमआई में दो टाइप के ईएमआई, दैट्स इमोशनल ईएमआई एंड द सेकंड वन स्टैटिक टाइप से मैं ईएमआई को करूंगा। देन म्यूचुअल इंडक्शन, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन, सेल्फ इंडक्शन, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन एंड ट्रांसफॉर्मर, है ना। ये कुछ बातें जो यहां पे हमें अपने अपने लिए रेडी करनी है। वैसे ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में देखने को मिलता है ना। तो देखते हैं कहां तक आज हम इसको लेके चलते हैं। और मैंने बोला ना कि इंटररिलेटेड टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है, जो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा उसी को मैं यहां पे बिल्ड करने वाला हूं। प्रीवियस क्लास को रिकैप करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि पहले अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करूं तो फर्स्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया वो था मैग्नेटिक फ्लक्स को लेके। मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर करना सिखाया। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब यहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेके है कि एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कितनी फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है, इस बात का मेजरमेंट, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद जो हमने चर्चा की थी, मैंने आपसे बोला था कि इस टॉपिक को बिल्ड किया एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद हमने एक टर्म डिस्कस किया, हाउ टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, हाउ टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ फ्लक्स चेंज कैसे करें, ये मैंने नेक्स्ट थॉट आपको दी। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को पिक किया फैराडे ने, और फैराडे ने इसी को लेके एक स्टेटमेंट बना दिया, एक एप्लीकेटिव स्टेटमेंट, फैराडेज लॉ। और स्टेटमेंट क्या था कि जहां पे भी फ्लक्स में बदलाव आएगा वहां पे हम ईएमएफ की बात करने लग जाएंगे। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, अगर मैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम की बात करता हूं तो माइनस ऑफ डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। फैराडे लॉ, फैराडे स्टेटमेंट, ठीक है। फैराडे डिस्कस करने के बाद मैंने बोला था यहां पे फैराडे कंक्लूड नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन से कंक्लूड करता है। ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया था किसने? लेंस। इसी वजह से कहीं ना कहीं लेंस का भी कंट्रीब्यूशन है, लेंस कंट्रीब्यूशन, लेंस कंट्रीब्यूशन। इस टाइप से मैंने प्रीवियस क्लास आपको बिल्ड करके दी। प्रीवियस क्लास में इस टाइप से मैंने रिलेट करके चीजें दी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखो, तभी ये क्लास, ये लेक्चर जो है आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। लेंस कंट्रीब्यूशन, एप्लीकेशन, उसको मैंने थोड़ा सा एक फिगर में कैसे डिनोट कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जाके कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं प्रीवियस क्लास में आपसे कर चुका हूं, ठीक है। आज के सेशन में आपसे मैं क्या बातें करने वाला हूं एक बार प्लीज देख लीजिए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ईएमआई, टाइप्स ऑफ ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने क्या बताया था कि अगर यार मैं एक फिर से सिचुएशन बना लेता हूं, सिचुएशन से मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास अगर ये एक तार है और इस तार में करंट फ्लो कर रहा है, आई डीसी करंट है, मतलब कांस्टेंट करंट है, और यहां पर मैं अगर एक कॉइल प्लेस कर दूं, कॉइल है ना, उसमें 1 है, 2 है, 3 है, वो एक अलग चॉइस है, लेकिन मैं कॉइल प्लेस करूं, कॉइल का मतलब एक कंडक्टिंग कॉइल प्लेस करूं, कैसी?
कंडक्टिंग कॉइल प्लेस करो, कंडक्टिंग कॉइल प्लेस करो, ठीक है। इसमें करंट है तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस, मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है राइट हैंड साइड। अगर मैं इस वायर से r डिस्टेंस से बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr, पता है आपको बहुत अच्छे से। इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर यूजिंग राइट हैंड रूल, आइडियल से फिंगर को R की तरफ जब फोल्ड करोगे तो आपको जो थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड हैं, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर है। करंट को बढ़ाने या घटाने की सिचुएशन में, करंट को बढ़ाने या फिर घटाने की सिचुएशन में इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलता है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा होता है। B बढ़ चेंज करोगे यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस करोगे तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो EMF इंट्रोड्यूस होगा, EMF इंट्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ d phi b अपॉन dt। EMF इंड्यूस होगा, EMF इंट्रोड्यूस होगा तो सर्किट करंट EMF अपॉन R मींस माइनस 1 अपॉन R d phi b अपॉन dt, यानी करंट फ्लो करता है जिस करंट का हम नाम रखते हैं इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। इसको थोड़ा सा मैंने और बेहतर तरीके से कैसे डिस्क्राइब किया, मैंने कहा कि अगर मैं इस को थोड़ा सा एंडेड लीव कर देता हूं, यानी ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, तो इस एंड पे मुझे क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं करंट को मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, यानी इसके साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगी। लेंज लॉ प्रीवियस क्लास में याद दिला दूं, लेंज लॉ क्या कहता है कि अगर इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ेगा तो कॉइल उस बात का विरोध करेगी, मतलब कॉइल ये चाहेगी कि मेरे साथ मैं कुछ अपने आप में ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कम हो जाए। ऐसा वो कैसे कर सकती है, ऐसा वो कर सकती है कि वो अगर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर एक मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कर दे, और वो तभी कर पाएगी जब कॉइल में करंट का प्रेजेंस हो। तो करंट इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की कंडीशन में आएगा। करंट ऐसा तभी फ्लो कर सकता है जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। तो ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं इस कॉइल में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जाके देखूं तो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप का मुझे एक संरचना बनती हुई दिखाई देगी। क्लियर? तो अगर मैं देखूं ये कॉइल क्या बन चुकी है, एक सेल बन चुकी है, या फिर आप इसे बैटरी भी कह सकते हैं। अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो मुझे कुछ इस टाइप की संरचना देखने को मिल रही है कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप की संरचना देखने को मिल रही है, ठीक है। ये एंड है पॉजिटिव और ये एंड है नेगेटिव। अगर मैं इसको बंद कर दूं, मैं अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं, अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं, शॉर्ट सर्किट इस टाइप से, तो आपको पता है सर्किट में करंट I फ्लो करेगा जिसका नाम होगा इंड्यूस्ड करंट, मतलब कहीं ना कहीं मैंने उसको यहां से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? ये बातें मैं प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर? और EMF कितना इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज माइनस ऑफ d phi b अपॉन dt। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे कुछ भी हिलडुल नहीं रहा, मतलब मैंने करंट के मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा किया, करंट को मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा करके मैंने यहां पे EMF की बातें करनी शुरू कर दी, यहां पे मैंने इंड्यूस्ड EMF की बातें करनी शुरू कर दी। वहीं पे एक एग्जांपल और लेते, ये एग्जांपल 1 है और यहीं पे एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल को ध्यान से देखना है ना। और एग्जांपल में मेरे पास ये एक लूप है और यहां पर एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को मैं नजदीक लेके जा रहा हूं। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है, लेकिन जब आप इस मैग्नेट को क्लोज या फिर इससे दूर ले जाने की कोशिश करते हो, जैसे जब इससे मैग्नेट को क्लोज लेके जाने की कोशिश करते हो तो इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज करेगा,
और फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ये कॉइल क्या चाहेगी कि एक मैं मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दूं अपोजिट टू द फील्ड। तो उसे क्या करना पड़ेगा, करंट फ्लो कराना पड़ेगा। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए करंट फ्लो कराना पड़ेगा। दैट इज, अगर मेरी आईज यहां पर हैं तो मुझे करंट ऐसा क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखाई देगा, क्लॉकवाइज करंट। क्लियर? लेकिन आप देखो ध्यान से कि यहां पे सिचुएशन के हिसाब से देखो, आपको पता है यहां पे एक मैग्नेट मोशन में है, मतलब मोशन इज द कॉज ऑफ ईएमआई। यहां पे ईएमआई है लेकिन मोशन है तब, और यहां पे सब कुछ रुका हुआ है, स्टैटिक। तो आपको पता है इस अकॉर्डिंग ईएमआई को दो टाइप से इंट्रोड्यूस किया गया है, दो टाइप से डिफाइन किया जा रहा है। एक है जिसको आप स्टैटिक ईएमआई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक ईएमआई, जहां पे कुछ भी मूव ना करे और फिर भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं। और एक वो है जहां पे मैं मोशन से ही ईएमआई को इंट्रोड्यूस करूं, दैट इज मोशनल ईएमआई। तो अपने एक बात समझ आ गई होगी कि हम कब स्टैटिक ईएमआई कह रहे होंगे और कब हम मोशनल ईएमआई कह रहे होंगे। ये बात आपको शायद समझ आ गई होगी। तो ईएमआई कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। जहां पे सब कुछ रुका हुआ है तब भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर पा रहा हूं, और एक वो सिचुएशन जहां पे मोशन है और वहां पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बातें कर पा रहा हूं। क्लियर? ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा मोशनल ईएमआई की। मोशनल ईएमआई की डिफरेंट सिचुएशन पे जाके मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है? जैसे एक सिचुएशन, motion of a conductor in a magnetic field, motion of a conductor in magnetic field। देखते हैं क्या ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। देखते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें एक कंडक्टर रखा हुआ है इस टाइप का, जिसकी लेंथ है L, और ये इस फील्ड में v वेलोसिटी से, यानी आप ध्यान से देखो, लेंथ, वेलोसिटी, यानी अगर मैं dl यहां पे स्मॉल लेंथ की बात करूं, तो आपको पता है dl v और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। यानी लेंथ कंपोनेंट, लेंथ, दूसरा वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब सोचने वाली बात यहां पर यह है कि अगर कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कंडक्टर का इस डायरेक्शन में मूव करना, क्या मैं ये ऐसा कह सकता हूं कि इसके अंदर जो चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है वो चाहे नेगेटिव चार्जेस है, क्या वो इधर की तरफ मूव कर रहे हैं? यानी भले ही कंडक्टर मूव कर रहा है, बट क्या मैं ये ऐसा कह सकता हूं कि कंडक्टर के साथ साथ जो इसके अंदर चार्जेस हैं वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? यानी अगर मैं पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इसमें एक पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, पॉजिटिव आयन की बात करूं, उसके डायरेक्शन का मोशन किधर की तरफ है, और मैं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के मोशन का भी डायरेक्शन किधर की तरफ है। ठीक है। आप याद करो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन पर्टिकुलर फोर्स दैट इज QV क्रॉस B। याद होगा जब मैं आपको मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था और मैंने आपको चार्ज के बिहेवियर को बताया था, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कैसे बिहेव करता है तब बताया, तो मैंने आपको कहा था कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स दैट हैव एन वैल्यू इज QV क्रॉस B। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर जो रखे चार्जेस हैं उन पे भी फोर्स लग रहा होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या है? V क्रॉस B। V यानी मोशन, क्रॉस B तो थंब ऊपर की तरफ। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, पॉजिटिव चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो नेगेटिव चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आके शिफ्ट करने लग जाएंगे। मतलब ये वाला जो एंड हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये वाला एंड कैसा होने लग जाएगा, ये वाला एंड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये एंड हो गया हाई पोटेंशियल पे और ये वाला हो गया लो पोटेंशियल पे।
ठीक है, पोटेंशियल पे। क्लियर? हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये एंड पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस आ जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आ जाएगी, इधर की तरफ। तो मुझे बताओ, मैंने आपसे बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ आ जाएगी, इधर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लगने लग जाएगा, क्यूई। तो क्यूई की डायरेक्शन इधर की तरफ और क्यूवीबी की डायरेक्शन इधर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज पे क्यूवीबी की डायरेक्शन इधर की तरफ। ठीक है, भले देखो नेगेटिव चार्ज तो मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखना चाहूं तो क्यूई इधर की तरफ और क्यूवीबी उधर की तरफ। इन इक्विलिब्रियम वीबी इज इक्वल टू क्यूई, क्यू से क्यू कैंसिल, यानी वीबी इज इक्वल टू ई। ई इज इक्वल टू होता है बेटा पोटेंशियल के टर्म्स में वी अपॉन एल, तो वी इज इक्वल टू वी बी एल। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं यहां पर एक काम करूं, यहां पर एक इस सर्किट को कंप्लीट कर दूं इस टाइप से, और इसका रेजिस्टेंस आर है। सर्किट को अगर मैं कंप्लीट कर दूं, ध्यान से देखो, मैं सर्किट को कंप्लीट कर रहा हूं, सर्किट को मैंने कंप्लीट कर दिया और इसका रेजिस्टेंस आर है, तो सर्किट में करंट आई है। तो आपको पता है कि ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो करंट कितना होगा? करंट इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी एल अपॉन आर। इतना करंट सर्किट में फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो इंडक्शन का एक सिचुएशन यहां पे भी देखने को मिल सकता है। यहां पे फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पे फोर्सेस के कॉन्सेप्ट की वजह से ईएमएफ इंट्रोड्यूस्ड होता दिखाई दे रहा है। देखो, अभी तक की जो भी सिचुएशन मैंने आपको पढ़ाई, उन सिचुएशन में कहीं ना कहीं फ्लक्स चेंज कॉज बन रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, लेकिन मोशनल का एक केस यहां पे देखने को मिल रहा है। मोशनल का एक केस यहां देखने को मिल रहा है कि आपने कंडक्टर को केवल मूव कराया और चार्जेस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कॉज बनता है किसका? ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो मोशनल की सिचुएशन इस टाइप से ईएमआई देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट और भी सिचुएशंस हैं। जैसे एक सिचुएशन दूसरी देख लो आप, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कंडक्टर को कुछ ऐसे प्लेस कर दिया गया। ध्यान से देखना, कंडक्टर को कुछ ऐसे प्लेस कर दिया गया। क्लियर? और वेलोसिटी उसको दे दी गई इधर की तरफ। ध्यान से देखना आप प्लीज। ये एंगल कितना था? थीटा। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ आपके पास ये है, वेलोसिटी ये है, बी इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसका मतलब वी और जो बी है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट यहां पे लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर टू द वी एंड बी नहीं है। क्लियर? क्लियर? तो v का एक कंपोनेंट आप यहां पे कर सकते हैं और v का कंपोनेंट एक यहां पे कर सकते हैं। दिस इज v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा। v sin थीटा, यानी अगर मैं लेंथ के रिस्पेक्ट में देखूं यहां पे, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में v cos थीटा लेंथ के पैरेलल है, बट v sin थीटा लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, v sin थीटा लेंथ के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। इस टाइप से आपको देखना पड़ेगा, इस टाइप से आपने देखना पड़ेगा कि यार ये सिचुएशन। अब ध्यान से देखो, चलो सबसे पहले मैं ईएमआई की बात कर रहा हूं या फिर इसके अंदर रखे चार्जेस की बात कर रहा हूं, इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की बात कर रहा हूं। तो वेलोसिटी किधर की तरफ है? चार्ज की वेलोसिटी इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। ध्यान से देखो, क्या उस पे लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा? V क्रॉस B, यानी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, वेलोसिटी इनवर्ट, देन फोर्स इज दिस। आपको पता है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो कंडक्टर है उसमें चार्ज की पोजीशन शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि मैं यहां पे थिन कंडक्टर की बात कर रहा हूं। वहीं पे अगर मैं इस वेलोसिटी कंपोनेंट की बात करूं तो V क्रॉस B, तो चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? इधर की तरफ। मैं येलो से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एक वेलोसिटी के एक कंपोनेंट की वजह से फोर्स इधर लगेगा, वेलोसिटी के एक कंपोनेंट की वजह से फोर्स इधर की तरफ लगेगा। आप मुझे खुद बताओ
कि किस केस में शिफ्टिंग चार्ज पार्टिकल की आसान है। इस केस में यानी वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से जो चार्ज की शिफ्टिंग है वो आसान है। इस डायरेक्शन में चार्ज की शिफ्टिंग आसान नहीं, क्योंकि मैंने बोला पोजीशन शिफ्टिंग आसान नहीं। पोजिशनल मैंने तार को अगर थिन मान लिया तो चार्ज इधर मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एंड कैसा हो गया पॉजिटिव और ये एंड कैसा हो गया नेगेटिव। उस केस में ई एम एफ कितना होगा, v की जगह v sin थीटा बी एल, दैट इज v b l sin थीटा, v b l sin थीटा। क्लियर? इस टाइप से तो ये सिचुएशन दो सिचुएशन मैंने आपको ईएमआई इंट्रोड्यूस करके दिया। आपने ये बात समझनी पड़ेगी कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है। इफेक्टिव कंपोनेंट आप ध्यान दे दो कि वेलोसिटी कंपोनेंट, लेंथ कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर ईच अदर होने चाहिए। उस केस में मुझे मैक्सिमम ईएमआई या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेसिक सिचुएशन वहां देखने को मिल रही है ना। मोशनल का ये भी केस हो सकता है, और भी देखो आप, when a conductor rotate in a magnetic field, यानी जब आप एक कंडक्टर को रोटेट करते हो तब क्या होगा, तब क्या सिचुएशन देखने को मिलेंगी। देख लेते हैं ये भी सिचुएशन। मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं, ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड। इसको थोड़ा सा बारीकी से देखने की कोशिश करना, और ये एक कंडक्टर है, और इस एंड पे मैंने इसको पाइवोट कर दिया और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा दिया। मतलब कुछ देर बाद ये घूम के इस टाइप की पोजीशन लेता हुआ दिखाई देगा, इस टाइप से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अगर मैं इसमें एक स्मॉल कंपोनेंट कंसीडर करूं जिसकी लंबाई कितनी है dl, है ना, dl, या फिर आप इसको x dx ले लो, और जिस एंड पे पाइवोट किया वहां से कितनी दूर x दूर ले लो। ठीक है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस देखूं तो लीनियर वेलोसिटी उसकी इधर की तरफ होगी। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है ओमेगा, है ना। तो अब ध्यान से देखो कि ये जो कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया, ये मैंने जो बनाया है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी डायरेक्शन मोशन वेलोसिटी किधर की तरफ है, इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो इसके अंदर रखे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उधर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नेगेटिव। तो ये वाला एंड कैसा हो गया पॉजिटिव और ये वाला एंड कैसा हो गया नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? यानी इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्यों डिफरेंस आ गया? कि इसके अंदर रखे पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगा, नीचे। मैं केवल इस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा हूं। लीनियर वेलोसिटी के कारण, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि लीनियर वेलोसिटी के कारण उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज वीबीएल। तो आप मुझे बताओ इसके एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अगर मैं इस एंड को P और इस एंड को Q मान लूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड Q दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड लेंथ। दिस इज द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर V को मैं ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो V इज इक्वल टू होता है बेटा R ओमेगा। V इज इक्वल टू क्या होता है? R ओमेगा। R फॉर द X ओमेगा, क्या? X ओमेगा। तो मैं इसे यहां लिख सकता हूं V की जगह X ओमेगा B dx, यानी ओमेगा B X ऑफ dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, 0 से लेके L तक इंटीग्रेट कर दो। ओमेगा B अंदर x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके L तक, दैट इज ओमेगा B L स्क्वायर बाय 2। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के इस सिरे और इस सिरे पे जो मैंने 0 से L तक इंटीग्रेट किया है, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन होगा? B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। अगर मैं इसी कंडक्टर को कुछ ऐसे रोटेट कराता, ऐसे, तो मैं उसे
माइनस एल बाई टू से, कहां से, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक इंटीग्रेट करता, लिमिट तो वही होती ना। तो सिचुएशन देखो अब ध्यान से, यानी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है इसके एंड पे, v इज इक्वल टू क्या, ओमेगा बी एक्स डी एक्स, जीरो से लेकर, नॉट जीरो, दैट इज माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू तक। ओमेगा बी बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया, लिमिट आ गया माइनस एल बाई टू से लेके टू तक, अपर लिमिट प्लेस कर दो, दैट इज एल स्क्वायर बाय 4 टू ज़ 8 माइनस ऑफ एल स्क्वायर बाय 8, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0। यानी इस पॉइंट के से, यानी इस पॉइंट पे पाइवोट करके रोटेट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहां मेंटेन होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पे मेंटेन होगा। तो आपको देख बात नोटिस कर रहे हो कि जब आप उसको लीनियरली मूव करा रहे हो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस, और जब उसको रोटेट करा रहे हो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द डिफरेंट सिचुएशन फॉर द मोशनल ईएमआई। क्लियर है ना। तो आपको पता है मोशनल ईएमआई, मैंने आपको बताया ना, आप कह रहे थे कि सर फ्लक्स चेंज करना, इस केस में भी तो मोशनल ईएमआई देखने को मिल रहा है, इस केस में आपने क्यों नहीं समझाया। मैंने कहा ये केसेस यानी फ्लक्स चेंज करने के केसेस में ईएमआई इंट्रोड्यूस करना आप बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन बिना फ्लक्स चेंज किए भी ईएमआई की बातें की जा सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बातें की जा सकती हैं। क्लियर है ना, डन। ठीक है, तो रोटेट कराना और लीनियर सिचुएशन में मैंने कैलकुलेशन करके आपको दी थी, डन। उसके बाद स्टैटिक ईएमआई, स्टैटिक ईएमआई मतलब मैंने बोला ना कि कुछ भी हिले डुले नहीं। अभी तक आपने देखा, अगर मैं इमोशनल ईएमआई की बात कर रहा था तो फ्लक्स चेंज होने में भी वो चीजें कहीं ना कहीं हिल डुल रही थी, लेकिन इस केस में आपको पता है स्टैटिक सिचुएशन, कुछ भी बदलाव ना आए, जिस सिचुएशन में रखा है सिस्टम पूरा उसी सिचुएशन में रखा जाए, फिर भी मैं ईएमआई की बातें कर पाऊं। देखते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। एक वर्ड में बताता हूं, कपलिंग। कपलिंग, कपलिंग क्या होता है कि ईएमआई के लिए अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं तो जहां पे भी फ्लक्स एसोसिएट करने की बात हो रही है वहां पे कॉइल की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉइल की जो पोजीशन है, यानी पोजीशन ऑफ कॉइल, जो पोजीशन ऑफ कॉइल है उसके अकॉर्डिंग मैं कपलिंग की बात करूंगा। जैसे आपको पता है मेरे पास एक कॉइल ये है और दूसरी कॉइल ये है, और यहां पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करना चाहता हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सियली प्लेस्ड, यानी एक सिचुएशन जिसको आप बोल सकते हैं एक्सियली प्लेस्ड कॉइल। ये एक्सियली प्लेस्ड कॉइल है। आपके पास एक कॉइल ये है और दूसरी कॉइल एक एंगल पे प्लेस्ड है, इस टाइप से, यानी उसकी जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म कर रही हैं। एक ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है इंडक्शन के केस में। एक सिचुएशन और देखने को मिल सकती है, ये आपके पास एक कॉइल और ये एक दूसरी कॉइल, मतलब एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी सिचुएशन ए, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी। और भी सिचुएशन क्या देखने को मिल सकती है, जैसे आपके पास, यानी इसको 1 नाम दे दिया, इसको आपने 2 नाम दे दिया, इसको नाम आपने 3 नाम दे दिया, और एक नाम आपने दे दिया, ये कॉइल है और इसके अंदर ही दूसरी कॉइल रखी हुई है। दिस इज द कोएक्सियली प्लेस्ड, दिस एक्सियली प्लेट, दिस इज कॉल्ड कोएक्सियली प्लेस्ड, कोएक्सियली प्लेस्ड कॉइल, प्लेस्ड कॉइल। आप मुझसे कहोगे कि सर आपने इस टाइप की डिफरेंट सिचुएशन में क्यों बतानी शुरू की। मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई हम फ्लक्स चेंज करने की वजह से स्टडी कर पा रहे हैं, और फ्लक्स चेंज कहां पे करते थे, एक कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स को बदलते थे। तो सिंपल सी बात, मैं कॉइल को किस किस टाइप से प्लेस कर सकता हूं, ये हमें उसके कपलिंग बिहेवियर को बताता है। कपलिंग का मतलब कहीं ना कहीं बहुत सिंपल और साधारण भाषा में बताना चाहूं, स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कॉइल्स, है ना। इसको डिनोट करते हैं के से, और के की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है
कि के अगर मैं कपलिंग की बात करूं तो आपको पता है के वेरी करता है 0 से लेके, रेंज होती है 0 से लेके 1 तक, है ना। यानी अगर k इज इक्वल टू 0 देयर इज नो कम्युनिकेशन, और k इज इक्वल टू 1 देन बेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कॉइल विदाउट एनी कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द कॉइल्स, ठीक है। 0 से लेके 1 तक वेरी करती है, और इसको के को बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं आप इसे, कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। के की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाती है। कपलिंग कांस्टेंट किस बात पे निर्भर करता है? निर्भरता केवल और केवल एक ही बात पे है, और वो है किस पे? पोजीशन ऑफ कॉइल, पोजीशन ऑफ कॉइल, कॉइल की पोजीशन क्या है इस बात पे निर्भरता है, ठीक है। डन। तो मैंने बोला ना कि स्टैटिक ईएमआई को इंट्रोड्यूस करने से पहले आप कपलिंग को समझो। कपलिंग का मतलब मैं कॉइल को किस किस पोजीशन में जाके प्लेस करने वाला हूं, जहां पे मैं कम्युनिकेशन की बात कर पाऊं या फिर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर पाऊं। तो आपको पता है डिफरेंट सिचुएशंस है ना, जहां पे मुझे इन दोनों सिचुएशन से मुझे के की वैल्यू अधिक देखने को मिली। इसका मतलब मैं कम्युनिकेशन को अगर स्ट्रेंथन करना चाहता हूं तो मैं कॉइल को अगर ऐसे प्लेस करूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? डन। अब एक सिचुएशन में ईएमआई इंट्रोड्यूस करके देता हूं। मैंने ये वाली सिचुएशन ले ली, सिचुएशन देखने को मिल गई। मैंने एक सिचुएशन ले ली, ये नंबर 1। अब मैं इस नंबर 1 सिचुएशन की अगर बात करूं तो आपको पता है कि मेरे पास यहां पर, ये देखो, ये मैंने यहां पे एक बैटरी लगाई, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, आर को मैं कम या ज्यादा कर सकता हूं। रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके मैं इसके साथ एसोसिएटेड करंट को कम या ज्यादा कर सकता हूं। तो इसके साथ एसोसिएटेड जो फील्ड लाइंस हैं वो नंबर में मैं कम या ज्यादा कर सकता हूं, है ना। तो देखने को क्या मिला, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n1 मान लूं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 मान लूं, n1 और n2 मान लूं, तो देखो मैंने करंट किसके साथ एसोसिएट किया? प्राइमरी कॉइल के साथ, लेकिन वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएट हो गया। अगर मैं इस वाली कॉइल में करंट को कम या ज्यादा करूंगा तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नंबर में कम या ज्यादा होंगी। अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कम या ज्यादा होंगी तो इनडायरेक्टली सेकेंडरी कॉइल में भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज्यादा होंगी। तो इसका मतलब यहां पे सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स बदल रहा है, ठीक है, लेकिन बिना कुछ हिले डोले। देखना मोशन में कुछ भी नहीं है, तो यहां पे भी स्टैटिक ईएमआई देखने को मिल सकता है। ये स्टैटिक ईएमआई कहलाता है। इस केस में भी स्टैटिक ईएमआई देखने को मिल सकता है, इस केस में भी स्टैटिक ईएमआई देखने को मिल सकता है। तो स्टैटिक ईएमआई का मतलब क्या है? क्या बताना चाहता था मैं? स्टैटिक ईएमआई का मतलब है, सबसे पहले स्टैटिक ईएमआई को समझने के लिए आपको जिन कॉइल के साथ फ्लक्स एसोसिएट करना है वो कॉइल कैसे प्लेस करने वाले हो इस बात को पता होना चाहिए, यानी कपलिंग का पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फ्लक्स चेंज करते समय सिस्टम में रिलेटिव मोशन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यहां पर रिलेटिव मोशन की कोई बात नहीं हो रही, दैट्स व्हाई इसे हम स्टैटिक ईएमआई कहते हैं, ठीक है। तो मोशनल ईएमआई क्या होता है और स्टैटिक ईएमआई क्या होता है ये आपको पता चल गया। स्टैटिक ईएमआई के फर्दर और भी टाइप हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं करना चाहता हूं। देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो एक बार ध्यान से, और ये क्वेश्चन क्या है रीड करो एक बार, देख लिया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन, ठीक है। 1 मीटर इज परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन। XY प्लेन है, XY प्लेन है, और इस XY प्लेन के परपेंडिकुलर एक वायर रखा हुआ, मतलब Z एक्सिस पे एक वायर रखा हुआ है। इट इज मूव्ड विद वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी वेक्टर आपके पास क्या गिवन है? वेलोसिटी वेक्टर है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B, दैट इज इक्वल टू I प्लस ऑफ 2j। ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जब आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो ईएमएफ उसके एंड पे ईएमएफ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? VBL, ठीक है, VBL। तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले ईएमएफ इंट्रोड्यूस कब हुआ? याद करो, ईएमएफ इंट्रोड्यूस कब हुआ? अगर आप ध्यान से देखें प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको बताया जब, तो ईएमएफ कब इंट्रोड्यूस हुआ? चार्ज पे फोर्स लगने की वजह से, मतलब V क्रॉस B से। किसकी वजह से? V क्रॉस B की वजह से क्या हुआ?
फोर्स लगा और फोर्स की लगने की वजह से तार के यानी वायर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया। तो ईएमएफ को अगर हम वेक्टर टर्मिनोलॉजी में लिखना चाहते हैं तो V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, या फिर आप इसे डॉट DL वेक्टर भी कहते हैं। यानी दो क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, यानी V और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना आप लोग जानते होंगे। V क्रॉस B हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, पहले यहां I ले लिया, J ले लिया, K ले लिया, I का कोएफिशिएंट 3, 2, 1, 2, 0, दैट इज V क्रॉस B। सॉल्व करते हैं, I को आपने बाहर किया, 3 0 0, 2 2 जा 4 माइनस J, ये और ये 3 0 0 माइनस ऑफ 2 प्लस K, 3 2 जा 6 माइनस 3 1 जा 3, मेरे पास यहां पे आया माइनस 4I प्लस 2J एंड प्लस 3K। दिस इज द V क्रॉस B। और डॉट प्रोडक्ट विथ L के साथ डॉट प्रोडक्ट, L के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी 1 मीटर इज परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन। तो आपको पता है कि अगर मैं यहां की बात करूं तो जो L वेक्टर है वो Z डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या मैं इसे 1K कैप कह सकता हूं, है ना? जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये मेरे पास वैल्यू आई, दैट इज माइनस ऑफ 4I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस 1K कैप। डॉट में I के कोएफिशिएंट का I के साथ, J का J के साथ और K का K साथ, तो आपको बचा 0 प्लस ऑफ 3। द आंसर इज 3 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। मेरे पास इसका आंसर क्या मिलने वाला है? 3 वोल्ट इज द राइट आंसर। इज दिस ओके और नॉट? डन। तो सबसे पहले ये समझना है कि मैं ईएमएफ की बातें कब कर पा रहा हूं? जब मैं V क्रॉस B यानी चार्ज पे लगने वाले फोर्स को स्टडी कर पा रहा हूं। उस फोर्स के वजह से ही हम ईएमएफ को इंट्रोड्यूस कर पाए। तो यहां पे दो क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन डॉट प्रोडक्ट ही आपको रिजल्ट देगा। क्लियर है ना? ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एक क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल रहा है, आप लोग ट्राई करना। मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्लीज क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना सीखो। वैसे मैं एक डिफरेंट सीरीज आपके सामने लेके आऊंगा, जिस सीरीज में मैं लगभग 70 to 75 डेज में पूरा फिजिक्स आपको रिलेट करके दूंगा। लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले आपके एफर्ट होने चाहिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया क्या आप उसको यहां पे अप्लाई कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी आप अप्लाई करके देखना कि यार क्वेश्चन मुझसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये एक डिफरेंट सिचुएशन है। क्लियर? डन। तो ये कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के बाद मैंने थ्योरी को फिर से उसी फ्रेम में आपके सामने लेके आना है। क्लियर है? ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करना, ट्राई करना। मैंने बोला ना कि हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन की बात ही कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और अगर आप उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं या फिर उस टाइप का थॉट भी बिल्ड कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, तो स्टैटिक ईएमआई हम डिस्कस कर रहे थे, और स्टैटिक ईएमआई में जो फर्दर जो टाइप है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। इसको देख लेते हैं भाई। देखते हैं। आपने देखा कि स्टैटिक ईएमआई में कुछ भी मोशन में नहीं था, रिलेटिवली मूव नहीं कर रहा था। यहां पे भी वही देखने को मिलेगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल का मतलब कम से कम यानी मिनिमम, यहां पे 2 कॉइल की बात होगी। मिनिमम 2 कॉइल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि म्यूचुअल, तो म्यूचुअल क्या मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 2 लोगों की बात हो रही है, 2 चीजों की बात हो रही है। ठीक है। मेरे पास एक कॉइल ये है, और आपने देखा था कि दूसरी कॉइल को अगर आप एक्सियली प्लेस करें तो बेहतर कम्युनिकेशन की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। पहली वाली कॉइल को मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। सर्किट में करंट का प्रेजेंस इस टाइप से, स्टेडी करंट आई फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से इसके साथ फील्ड लाइंस एसोसिएट होंगी इस टाइप से। इस टाइप से फील्ड लाइंस एसोसिएट होंगी।
सेकेंडरी कॉइल, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ठीक है। इसके एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फाई है, तो N टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स N2 फाई, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, म्यूचुअल इंडक्शन हम बात तभी करेंगे, दो कॉइल, ये कॉइल के साथ से दूसरी कॉइल में यहां पे फ्लक्स एसोसिएट है, यहां पे अपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, अभी आप स्टेडी करंट फ्लो कर रहे हैं, इस वजह से फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल यानी N2 फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन इट। यानी म्यूचुअल इंडक्शन की जब भी हम चर्चा करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल के साथ किस वजह से फ्लक्स एसोसिएटेड है, द फ्लक्स associated with the secondary coil is directly proportional to current in primary coil। यानी जो सेकेंडरी कॉइल के साथ फ्लक्स एसोसिएटेड है, तो भाई अभी सबसे पहले क्या कपलिंग की बात होती है, यानी सबसे पहले तो मैं बेहतर कम्युनिकेशन कब करवा सकता हूं इसकी बात होगी। तो चलो मैंने पोजीशन सेट कर दी। दूसरा, मैं मैक्सिमम इसके साथ फ्लक्स कब एसोसिएट कर सकता हूं वो बात होगी, यानी दूसरी कॉइल के साथ किस पे निर्भर कर रहा है, N2 फाई प्रोपोर्शनलिटी से हटाते कांस्टेंट आता एम आई, तो m इज इक्वल टू N2 फाई अपॉन आई। यहां पे m को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टिव कॉफिशिएंट, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट या फिर इंडक्टिव कॉफिशिएंट कहते हैं। लेकिन ध्यान से देखो कि अभी कम्युनिकेशन शुरू नहीं हुआ है, अभी केवल कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है। यानी m की यानी म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट की बात हम तब भी कर सकते हैं जब कोई भी बातचीत शुरू नहीं हुई है। अभी सेकेंडरी कॉइल में करंट का प्रेजेंस नहीं है भाई, सेकेंडरी कॉइल में करंट का प्रेजेंस तो हम तब बात करेंगे जब फ्लक्स में बदलाव करें। अभी फ्लक्स में कोई बदलाव कर नहीं रहे, प्राइमरी सर्किट में करंट कांस्टेंट है, इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कांस्टेंट है, ऑलरेडी सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कांस्टेंट है, तो 100% क्या होगा, 100% बात यही देखने को मिलेगी भाई फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टिव कॉफिशिएंट। अब म्यूचुअल इंडक्टिव कॉफिशिएंट किस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, द फर्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ द कॉइल, पोजीशन ऑफ द कॉइल, यानी m जो है कितना वेल स्टेब्लिश कनेक्शन है दोनों कॉइल के बीच में ये बताता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पोजीशन ऑफ कॉइल, ठीक है। दूसरा, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द सेकेंडरी कॉइल, यानी जो सेकेंडरी कॉइल है उसके साथ फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं ये भी बात इसी पे डिपेंड करती है ना, पोजीशन ऑफ कॉइल पे, कॉइल की पोजीशन। और तीसरी बात है करंट इन द प्राइमरी सर्किट, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, कहीं ना कहीं ये भी बात इसी से रिलेटेड है। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, अगर मैं केवल इतनी सी बात कह दूं कि जो m है वो किस बात पर निर्भर कर रहा है, तो आप कहोगे सर पोजीशन ऑफ द कॉइल पे। सेकंड और थर्ड बात कहने की जरूरत ही नहीं है, डिपेंडेंसी ही नहीं है। तो प्लीज आप फॉर्मूले से ये बात कभी ना बताएं, आप हमेशा ये बताएं कि पोजीशन ऑफ कॉइल यानी कॉइल की पोजीशन क्या उस पर इसकी निर्भरता है, जैसे म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट की। अभी मैंने फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं किए, मैंने क्या किया, सेकेंडरी यानी प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंजेस किए। करंट में चेंजेस यानी मैं लिख रखा था m इज इक्वल टू एम आई इज इक्वल टू N2 फाई, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी टी ऑफ N2 फाई इज इक्वल टू एम आई डी बाई डी टी ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड EMF, वो भी माइनस में, इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। तो EMF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी। यानी कितना EMF इंट्रोड्यूस हुआ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ सेकेंडरी कॉइल में, कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट पे निर्भर करता है। और म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट किस बात पे निर्भर करता है कि कितना बेहतर पोजीशन पर अपने सेकेंडरी कॉइल को रखा था। क्लियर, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट। क्लियर है, यही एक एप्लीकेशन करके देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, यानी म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट
म्यूचुअल इंडक्टिव कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना मुझे, इंडक्टिव कॉफिशिएंट की बात करनी है, कॉफिशिएंट की बात करनी है, वो भी सोलोनाइड इनसाइड अ सोलोनाइड, सोलोनाइड इनसाइड अ सोलोनाइड। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मैं बेस्ट कनेक्शन या बेस्ट कम्युनिकेशन कब कर पाता हूं, जब एक कॉइल एक दूसरी कॉइल के अंदर रखी हो, एक कॉइल एक दूसरी कॉइल के अंदर रखी हो। जैसे आपके पास एक सोलोनाइड है, ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें करंट I1 है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज A, और मैंने इसके साथ एक दूसरी कॉइल पे को एक्सिली प्लेस कर दी, और यहां पे मैं म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट की बात करना चाहता हूं। जो सेकेंडरी कॉइल उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, उसके साथ फ्लक्स एसोसिएटेड है phi2, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स phi2 और नंबर ऑफ टर्न्स है N2। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में करंट को फ्लो कराया, फ्लक्स एसोसिएट हुआ, तो प्राइमरी कॉइल में करंट यानी सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स यानी N2 phi2 is directly proportional to current flowing in primary circuit I1। N2 phi2 प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते कांस्टेंट आता MI1, तो यहां से M की वैल्यू कितनी आ जाती है, N2 phi2 अपॉन I1। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट। क्लियर? अगर मैं बात करूं कि करंट कितना फ्लो कर रहा था I1, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, यानी प्राइमरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो B इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स N1, उसकी लेंथ L1 ऑफ I1, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका लिया जाएगा, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स विद द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू N2 B इंटू ए, तो B फॉर द म्यू नॉट N1 अपॉन L1 इंटू I1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज A2। आपको पता है फ्लक्स आपने किसके साथ कैलकुलेट किया, ये सेकेंडरी कॉइल के साथ। प्राइमरी कॉइल की फील्ड यूज की, सेकेंडरी कॉइल के साथ फ्लक्स एसोसिएट किया, तो फ्लक्स आपके पास यानी N2 phi2 की वैल्यू आपके पास ये होगी। N2 phi2 की वैल्यू कितनी है, N2 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1 A2 अपॉन I1 से I1 कैंसिल, यानी आपके पास क्या आएगा, म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L1। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट फॉर द सोलेनॉइड इनसाइड अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के अंदर आप दूसरा सोलेनॉइड प्लेस कर दो, उस केस में म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, ये आप यहां से जनरलाइज कर सकते हैं। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट फॉर द सोलेनॉइड इनसाइड अ सोलेनॉइड। क्लियर? जितना स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट M, उतना ही बेहतर कम्युनिकेशन है, दोनों कॉइल के बीच में उतना ही बेहतर कम्युनिकेशन का मतलब यहां पे MI है, EMI जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेहतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट क्या होता है, एक सोलेनॉइड के अंदर एक दूसरा सोलेनॉइड अगर प्लेस कर दिया जाए तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट क्या होगा, ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट टाइप जो है स्टैटिक EMI का इज सेल्फ इंडक्शन। अब जैसा कि नाम से पता चला है, सेल्फ इंडक्शन मतलब केवल एक कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स N, एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स phi, सर्किट में करंट I, कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स। यानी आप देख पा रहे हैं कि इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स किस बात पर निर्भर कर रहा है, इसी में फ्लो होने वाले करंट, यानी फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन इट, है ना। इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स किस बात पे निर्भर कर रहा है, इसी कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स किस बात पे निर्भर करता है, इसी में फ्लो होने वाले करंट पे निर्भर करता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, कांस्टेंट आएगा Li, तो L इज इक्वल टू यहां से N phi बाई I कहते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ द कॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ द कॉइल, ऑफ द कॉइल। This is the self-inductive coefficient of the coil. Clear? तो जब तक
कम्युनिकेशन, मतलब मुझे इसी कॉइल के साथ चर्चा करनी है। अगर आपको पता है फ्लक्स में चेंजेस यानी आई में चेंजेस, तो आपके पास एल आई इज इक्वल टू क्या है, एन फाई बाई आई, सॉरी एन फाई, करंट के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ एन फाई। चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड माइनस ऑफ ई एम एफ, तो ई एम एफ इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। यानी जब आप एक इंडक्टर में, यानी कॉइल, इसको आप इंडक्टर नाम भी दे सकते हो, इंडक्टर। आपको पता है इस ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ इज द कॉज ऑफ बैक करंट। तो आपको पता है सर्किट में एक नया करंट इंट्रोड्यूस होगा, आई इज इक्वल टू, आई डैश इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर, दैट इज माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी अपॉन आर, तो माइनस वन अपॉन आर एल डी आई बाई डी टी। दिस इज द बैक करंट, बैक करंट, ठीक है। तो अगर रेगुलर करंट की डायरेक्शन ये थी तो बैक करंट की डायरेक्शन ये हो जाती है। क्लियर है। तो जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज करता है, यानी जैसे जैसे सर्किट में आप करंट ज्यादा फ्लो कराने की कोशिश करते हो, इसमें सर्किट में और मिनिमम करंट शो होता है, मिनिमम करंट शो होता है। क्लियर। बैक करंट प्रोड्यूस हो जाता है और बैक करंट कहीं ना कहीं हीट का कॉज बन जाता है। इसी वजह से आपने कई जगह देखा होगा कि जहां पे भी बात हो रही होती है हीटर की, जहां पे भी बात हीटर की हो रही होती है, वहां पे हमें इसी प्रकार की एक कॉइल का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि बैक ईएमएफ की वजह से एक्सेस रेजिस्टेंस, और एक्सेस रेजिस्टेंस की वजह से आपको पता है कि हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है इस केस में। डन। यहां पे अगर मैं एनर्जी स्टोर की बात करूं तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला यहां पे मिलता है, एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द, एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर, बाय द इंडक्टर। क्लियर। एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर। तो एक सोलोनॉइड की, सॉरी, जैसे मैं एक सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहा हूं, यहां पे सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट की बात करूं, सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट की निर्भरता, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे पोजीशन की तो बात कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दूसरी कॉइल की कोई बात ही नहीं है। तो सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट कहीं ना कहीं इसी फ्लो होने वाले करंट पे निर्भर कर रहा है। लेकिन मैं को कभी बोलोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं इस कंडीशन में, आप इसे बोलोगे नहीं कि सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट करंट पे निर्भर करता है, नहीं करता। इस बात का भी पता चल जाएगा। मैं किसी सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने जा रहा हूं। ये सोलोनॉइड, दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड। अगर करंट सर्किट में आई है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B, दैट इज म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स N है, I और लेंथ अगर इसकी L है तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। तो अगर मैं पूछूं अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N है तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट, एरिया क्रॉस सेक्शन A है तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज N B। B हैव a value is mu naught N I upon L A. This is the flux associated with it. अगर मैं सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट की बात करूं तो सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट L इज इक्वल टू होता है फ्लक्स N फाई अपॉन I। फाई कितना है? दैट इज N म्यू नॉट N I A अपॉन L ऑफ I से I कैंसिल, यानी म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। दिस इज द सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ द सोलेनॉइड। तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट इसमें फ्लो होने वाले करंट पे निर्भर नहीं करता। सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट करंट पर निर्भर नहीं करता कि कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट सोलेनॉइड फाइंड आउट कर पाते हो। क्लियर। तो आज के लेक्चर को आप ध्यान से अगर देखें तो मैंने बोला ना कि मैं इंडक्शन के ही इर्द गिर्द था। प्रीवियस क्लास में भी मैं इंडक्शन की ही बातें कर रहा था। आज मैंने टाइप्स ऑफ इंडक्शन की बातें की, मैंने मोशनल ईएमआई की बातें की, स्टैटिक ईएमआई मैंने आपसे बातें की। स्टैटिक ईएमआई के दो एग्जांपल, दो अलग अलग टाइप, दैट इज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट फॉर द सोलेनॉइड इनसाइड द सोलेनॉइड एंड म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ द सोलेनॉइड इनसाइड द सोलेनॉइड एंड सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ द सोलेनॉइड। ये मैंने केस करके आपको दिया। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास यहां पर हैं, एक एक क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। एनसीईआरटी बेस्ड एनालिसिस, एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर, कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा बातें डिलीवर करने की आपके सामने कोशिश करता हूं। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ
radius r1 and r2 are the placed in the same plane with their center coinciding, r1 is greater than of r2. मेरे पास ये जो है एक कॉइल है और एक कॉइल ये है, ये r2 है और ये r1 है, और r1 जो है वो मच ग्रेटर देन ऑफ r2. ये कंडीशन आपको दे रखी है. द म्यूचुअल इंडक्टेंस m बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि मैंने बोला कि प्राइमरी कॉइल में करंट कितना फ्लो कर रहा है. यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो B इज इक्वल टू होगा, इस वाली कॉइल की वजह से B कितना होगा, B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r1. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सेंटर ऑफ द कॉइल. सेंटर ऑफ द कॉइल, इस कॉइल के सेंटर पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, वो इतनी है. आपको पता है यहां पे उसके क्लोज अगर हम बात करें तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को हम लगभग बराबर मान लेते हैं. अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल, जो कि हम करते हैं सेकेंडरी कॉइल, दैट इज द एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल इनटू मैग्नेटिक फील्ड. तो म्यू नॉट I अपॉन 2r1 इनटू एरिया ऑफ द कॉइल, दैट इज पाई r2 स्क्वायर. क्लियर, ये फ्लक्स है. एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इट इज इक्वल टू mi. ये आपको पता है, I से I चला गया, यानी m इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, m है म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1. ध्यान से देखो, r2 स्क्वायर अपॉन r1, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट बिटवीन दैम. ठीक है, तो आपको पता है यहां पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 स्क्वायर अपॉन r1. दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल रिलेशन के साथ r2 स्क्वायर अपॉन r1. डी कंडीशन पे जाके फुलफिल हो जाता है. ठीक है, ये मैं सॉल्यूशन आपको तभी दे पा रहा हूं जब इस कॉइल की रेडियस को आपने बड़ा छोटा माना, तभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को म्यू नॉट I अपॉन 2r1 ले पाया. क्यों ले पाया, क्योंकि अगर आप यहां की बात करेंगे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित होती है, तो अगर इसको बहुत छोटा माना गया तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, जिससे फ्लक्स कैलकुलेट करने में आपको आसानी. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू A. बी किसकी है, बाहर वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है. एरिया किसके साथ, सेकेंडरी कॉइल का एरिया. क्यों, क्योंकि मैं सेकेंडरी कॉइल के साथ ही फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहा था. आपको बहुत अच्छा पता है म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट के साथ कैसे रिलेट करता है. तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू mi. I से I कैंसिल, यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 स्क्वायर अपॉन r1. इस प्रकार से आपने क्वेश्चन करना है. ठीक है, और भी क्वेश्चन है. यहां पे देखो, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोप्लनर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 प्लेस्ड इन एयर गिवन बाय. आपको पता है सेम केस आपको यहां पे देखने को मिलता है. अगर आप इसको समझ गए हो तो आपको दूसरा केस भी कहीं ना कहीं आराम से कैलकुलेशन में आ जाएगा. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की मुझे बातें आपसे करनी है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर को मैंने करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में रखा है. ठीक है, तो यहां पे मैंने केवल एक ही पीपीटी, एक ही पेज ऐड किया था. तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना. तो आज का लेक्चर आप देखो कि मैंने किन टर्म्स के इर्द गिर्द इसको है. क्लियर, हाँ, कुछ रिलेशंस आपको जरूर करना है कि है. जैसे एक पॉइंट आपने याद रख लेना है कि जो म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट होता है m, वो रिलेट करता है अंडर रूट ऑफ L1 L2 से. यानी अगर मेरे पास एक कॉइल है जिसका इंडक्टिव कोएफिशिएंट, सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट L1, और दूसरी कॉइल आपके पास है जिसका सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट, तो इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टिव कोएफिशिएंट है वो कैसे रिलेट करता है, दैट इज m इज डिफाइंड एज दिस. क्लियर, ये आपके पास इस टाइप से रिलेट करता है. तो ये रिलेशन आपने ध्यान में रखना है. क्लियर, ठीक है. तो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट और अधिक एनर्जी के साथ. कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड जो भी और टर्मिनोलॉजीज बची हुई हैं वो बताऊं और मैं एंटर कराऊं आपको नए टॉपिक में, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट. तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट. तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.